नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश गोस्वामी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद गोस्वामी में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं अपवाह प्रणालियों प्रतिरूप। कह सकते हैं अपवाह अपवाह प्रणाली एवं प्रतिरूप। दोस्तों, अपवाह प्रणालियों प्रतिरूप, तो जैसे जाते हैं अपवाह जो भी अपवाह शब्द है, अपवाह शब्द किसके लिए प्रयोग होता है? तो अपवाह शब्द जो है सो नदियों के लिए प्रयोग होता है। तो किसके लिए प्रयोग होता है दोस्तों? तो अपवाह शब्द नदियों के लिए प्रयोग होता है। कह सकते हैं कि एक निश्चित वाहिकाओं में मान के चलते कोई निश्चित वाहिका है। इन वाहिकाओं में क्या होती है? तो जो जल का प्रवाह होता है, मतलब इसमें जब मान के चलते एक निश्चित वाहिका है, इसमें जल का प्रवाह होगा। इस जल के जब जल का प्रवाह होता है, इसे ही क्या कहते हैं? अपवाह कहते हैं। अपवाह किसे कहते हैं दोस्तों? तो जो एक निश्चित वाहिकाओं में जल का प्रवाह होता है, इसे अपवाह कहते हैं। अब देखिए, ये जल का प्रवाह होगा तो इसका एक तंत्र पाया जाएगा, जिसे नदी तंत्र कहते हैं। इसमें से कई नदियाँ निकलेंगी ना। तो कह सकते हैं इस अपवाहों का जाल, जो अपवाह का जाल होता है, उसे अपवाह तंत्र कहते हैं। तो ऐसा कह सकते हैं जो जाल है, इसे क्या कहते हैं? अपवाह तंत्र कहते हैं। तो दोस्तों देख लीजिए कि यहाँ पे अपवाह हो गया, ये अपवाह तंत्र हो गया। अब देखिए अपवाह जो नदी, सबसे पहले देखते हैं कि ये नदी जो है ये क्या लेके आएगी? तो इसमें जल लेके आएगी। तो कह सकते हैं जो नदी के द्वारा जल लेके आया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे जल ग्रहण क्षेत्र कहते हैं। जो नदी जल लेके आ रही है जो दोस्तों, इसे क्या कहते हैं? तो जल ग्रहण क्षेत्र कहते हैं। जो दोस्तों जो नदी के द्वारा जल लेके आए, तो उसे क्या कहते हैं? नदी जल ग्रहण क्षेत्र कहते हैं। और नदी जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है, तो मान के चलते जो इसमें छोटी छोटी वितरिकाएँ होंगी, छोटी छोटी नालिकाएँ होंगी, या नालियों के द्वारा कह सकते हैं, ये जो नलियाँ जल लेके आएंगी, इसे जल संभर कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसे जल संभर कहते हैं। तो कैसे दोस्तों कि जल संभर किसे कहते हैं? तो जो नालिकाओं के द्वारा जल लेके आए तो उसे जल संभर कहते हैं। जो नदियों के द्वारा जल लेके आया था, उसे क्या कहते हैं? तो जल ग्रहण क्षेत्र कहते हैं। और जो नदियों में जो नदी का जो वाहिका होता है, नदी में जो एक निश्चित मार्ग में जल बहता है, उसे अपवाह कहते हैं। और ये जो जल वाहिकाओं का जो तंत्र होता है, उसे क्या कहते हैं? तो अपवाह तंत्र कहते हैं। अब देखते हैं अपवाह जो आती है अपवाह प्रणाली जो है, तो अपवाह प्रणाली को कितने भागों में बांटा जाता है? तो कह सकते हैं जो अपवाह प्रणाली है, अपवाह प्रणाली जो अपवाह प्रणाली है दोस्तों, इसे दो भागों में बांटा जाता है। तो इसका जो पहला भाग होता है, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? जो पहला भाग होता है, इसे कहते हैं क्रमबद्ध प्रणाली, क्रमबद्ध प्रणाली कहते हैं। और जो दूसरा भाग होता है, इसे क्या कहते हैं? तो जो पहले भाग को क्रमबद्ध और दूसरे को अक्रमबद्ध प्रणाली कहते हैं। तो कह सकते हैं जो पहला भाग होता है उसे क्या कहते हैं? क्रमबद्ध प्रणाली कहते हैं। और अपवाह तंत्र का जो दूसरा भाग होता है उसे क्या कहते हैं? और क्रमबद्ध प्रणाली कहते हैं। तो देखिए जो क्रमबद्ध प्रणाली होता है, इसमें क्या होता है? तो जो नदियाँ बहती हैं वो ढालों के अनुरूप बहती हैं। मतलब मान चलते हैं जो ढाल है ना, इसे करके ढाल है, ठीक है। तो जो नदियाँ बहेंगी इस पर, ये ढालों के क्या होंगी? अनुरूप बहेंगी। और अक्रमबद्ध प्रणाली में जो होता है, तो नदियाँ ढालों के प्रतिरूप बढ़ती हैं। मतलब जैसे ढाल इसे कह सकते हैं, जैसे ढाल आ रहा है, इसे ढाल आ रहा है और एक कोई यहाँ पे ढाल का अवक्षेप पड़ गया, तो इसको पार नहीं करती, क्या करती है? इसको दो भागों में यहाँ से नदियाँ बढ़ जाती है और डेल्टाई प्रदेश में क्या होता है? बदल जाता है। अब देखते हैं अपवाह प्रतिरूप किसे कहते हैं। तो अपवाह प्रतिरूप होता है दोस्तों कि नदियों, अपवाह प्रतिरूप किसे कहते हैं? तो अपवाह प्रतिरूप क्या होता है? तो नदियों का, कह सकते हैं जो नदी हुआ, तो नदियों की जो स्थानिक व्यवस्था होती है, तो कह सकते हैं अपवाह प्रतिरूप एक क्या होती है? एक स्थानिक व्यवस्था होती है। अपवाह स्थानिक व्यवस्था होती है। तो कैसे जो नदियों की स्थानिक व्यवस्था होती है, उसे क्या कहते हैं? तो इसे अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। क्या कहते हैं? तो अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। अपवाह प्रतिरूप को निम्न भागों में बांटा जाता है। कुछ भाग होते हैं अपवाह प्रतिरूप को, उसे देखते हैं। तो
देखेंगे आगे अपवाह प्रतिरूप के भाग। देखिए अपवाह प्रतिरूप के भाग, यहां से लिखते हैं अपवाह प्रतिरूप के भाग। कैसे दोस्तों, अपवाह प्रतिरूप के कुछ भाग होते हैं, जिसमें पहला आता है कि जिसे पहला होता है कौन सा, तो कहते हैं जिसे हम वृक्ष या वृक्षाकार प्रतिरूप कहते हैं। क्या कहते हैं? वृक्षाकार प्रतिरूप होता है। तो कहते हैं जो दोस्तों जो वृक्षाकार प्रतिरूप होता है तो एकदम वृक्ष जैसे अपनी शाखा फैलाया रहता है ना, जैसे मान चलते नदी होगी कोई, ठीक है, कोई नदी इसे बह रही, तो जैसे नदी में एक शाखा निकलती है, तो मान चलते हैं यहाँ से कोई शाखा निकल गई, इसकी ऐसे करके एक शाखा निकल गई, अब इसकी शाखा पुनः ऐसे निकल गई, फिर इसकी शाखा जो है यहाँ से एक निकल गई इसे, फिर इधर एक निकल गई इसे करके, इसमें से एक निकल गई इसे, तो क्या करता है, तो वृक्षों के समान अपनी शाखाएं क्या होता है, फैलाया रखता है। तो कह सकते हैं जो वृक्षाकार अपवाह तंत्रों में जो वृक्षाकार प्रतिरूप होता है, तो कह सकते हैं वृक्ष की तरह अपनी शाखा क्या हो रहा है, फैला रखता है, तो इसे क्या कहते हैं, इसीलिए इसे वृक्षाकार प्रतिरूप भी कहते हैं। तो ये क्या कहते हैं, देखते हैं एक जो मूल नदी है ये अपने सहायक नदियों के साथ क्या करिए, एक वृक्ष के समान अपनी शाखा को फैलाए रख रही है। ठीक है दोस्तों, देखिए एक वृक्ष के समान अपनी शाखाओं क्या करिए, फैलाए रख रही है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, वृक्षाकार प्रतिरूप भी कहते हैं। अब वृक्षाकार प्रतिरूप की बात करें तो ये कहाँ पाया जाता है, तो ये छोटा नागपुर में पाया जाता है दोस्तों। कहाँ पाया जाता है, तो छोटा नागपुर, छोटा नागपुर में जो सेल है तो यहाँ अग्नेय सेल है, कह सकते हैं अग्नेय सेल के ऊपर, ठीक है, छोटा नागपुर में अग्नि सेल के ऊपर कौन सा प्रतिरूप पाया जाता है, तो वृक्षाकार प्रतिरूप पाया जाता है। अगला प्रतिरूप आता है दोस्तों, अगला प्रतिरूप कौन सा होता है, तो कह सकते हैं समांतर प्रतिरूप होता है। समांतर प्रतिरूप, जो दोस्तों समांतर प्रतिरूप होती है तो कह सकते हैं यह एक तरह के ढलाने भागों में पाए जाते हैं। तो मान चलते जब ढलान होगा तो नदियाँ क्या होगी, तो दो नदियाँ एक दूसरे के समांतर बहुत दूर तक चलती हैं। कह सकते हैं मान चलते हैं समांतर प्रतिरूप जो है ना, इसे दो नदी हो गई, एक दूसरे के क्या चलेंगी, बहुत दूर तक समांतर चलने के बाद एक दूसरे से जाके मिलेंगी, कह सकते हैं। तो यही इसे क्या कहते हैं, समांतर प्रतिरूप कहते हैं। देखिए नदी कुछ दूर तक समांतर गई, जैसे बहुत दूर तक समांतर जा क्या हुई, आपस में मिली, इसलिए इसे क्या कहते हैं, समांतर प्रतिरूप कहते हैं। इस समांतर प्रतिरूप जो है एक कहाँ पाया जाता है, तो कह सकते हैं समांतर प्रतिरूप दोस्तों जो पाया जाता है ये मैदानी भागों में पाया जाता है। तो कहाँ पाया जाता है, तो मैदानी भागों में पाया जाता है। नेक्स्ट आता है अपना जो अगला प्रतिरूप होता है उसे कहते हैं जालीनुमा प्रतिरूप। अगला प्रतिरूप जो आता है उसे क्या कहते हैं, जालीनुमा प्रतिरूप। जो जालीनुमा प्रतिरूप होता है दोस्तों ये क्या होता है, कह सकते हैं यहाँ जो नदियाँ होती हैं एक दूसरे से समकोण पे मिलती हैं, मतलब एकदम समकोण पे मिलती हैं, समांतर नहीं बह के समकोण, कैसे एक जैसे नदी कोई बह रही है दोस्तों, ठीक है, एक नीचे नदी बह गई, इसकी एक इधर भी त्रिकाय निकल गई, एक इसकी इधर भी त्रिकाय निकल गई, एक आके इससे मिल गई, एक आके इससे मिल गई, पुनः एक इससे निकल जाती है। ठीक है दोस्तों, कह सकते हैं नदी जो घाटी है ये कितने अंश पे पाई जाती है, तो 90 अंश पे एक दूसरे से के समांतर बहती है। और इनका जो आकार होता है क्या, तो देखिए एक जाली के आकार बना है ना, इसलिए इसे क्या कहते हैं, जालीकार, जालीनुमा प्रतिरूप भी कहते हैं। इस जालीनुमी प्रतिरूप क्या होती है, जो सरता होती है एक दूसरे से समकोण पे आके मिल जाती है। दोस्तों अगला आता है अपना जो प्रतिरूप होता है उसे क्या कहते हैं, तो आयतकार प्रतिरूप कहते हैं। आयतकार प्रतिरूप, दोस्तों जो आयतकार प्रतिरूप होता है ना, जो नदियों का आयतकार प्रतिरूप होता है, इसमें भी नदियां क्या होती हैं एक दूसरे से 90, कह सकते हैं जालीनुमा है। ये कौन सा है, समांतर है, ये कौन सा है, तो ये वृक्षाकार है, वृक्षाकार है। अब देखिए जो आयतकार प्रतिरूप होता है तो आयतकार प्रतिरूप में जो नदियां होती हैं एक दूसरे से समकोण पे मिलती हैं। देखिए कोई नदी इसे करके निकल रही है, ठीक है, ऐसे करके एक नदी निकली यहाँ से, पुनः इसे आके नीचे गिरी, पुनः इसे गई, ये भी एक दूसरे से क्या हो रही है, समकोण पे ही
मिल रही। अब देखिए यहाँ से एक वितरिका इधर निकल जाती है इसकी, पुनः एक वितरिका इधर निकल जाती है इसकी, एक वितरिका इधर चली जाती है इसकी, और जहाँ से नीचे गिरती है इसकी एक वितरिका इधर चली जाती है। तो कह सकते हैं यहाँ पे ज़्यादातर इधर मेन पानी बह रहा है, इसमें जल बह रहा है, ठीक है दोस्तों। तो इसकी जो ज़्यादातर वितरिकाएँ होती हैं 90 अंश पे निकलती हैं, और लेकिन ये जाली कह सकते हैं जालीनुमा से क्या होती है, किसी न किसी तरह से भिन्न होती है। जालीनुमा प्रतिरूप से कुछ न किसी तरह से अलग होती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, आयतकार प्रतिरूप कहते हैं। देखिए ये भिन्न किस प्रकार से होती है, कैसे भिन्न होती है, तो इसकी जो वितरिकाएँ होंगी, इसकी जो सहायक नदियाँ होंगी ये लंबी होती हैं, लेकिन आयतकार प्रतिरूप की जो सहायक नदियाँ होती हैं कैसी होती हैं, छोटी होती हैं, ठीक है दोस्तों। ये बस इतनी ही की भिन्नता पाई जाती है इन दोनों में। अगला था जो प्रतिरूप अपना, उसे क्या कहते हैं, अरि प्रतिरूप कहते हैं। देखते हैं अरि प्रतिरूप। जो अरि प्रतिरूप होता है दोस्तों, ये अरि प्रतिरूप होता क्या है, तो कह सकते हैं एक नदियाँ क्या कहते हैं, किसी ऊंचे स्थान, मान लेते हैं कोई ऊंचा स्थान है, नदियाँ किधर बह जाएंगी कोई ठिकाना है, यहाँ से भी बह सकती हैं, इधर भी बह सकती हैं, इधर भी बह सकती हैं, इधर भी बह सकती हैं। कह सकते हैं किसी ऊंचे स्थान से नदियाँ क्या होती हैं, अलग अलग भागों में बह जाती हैं, उसे ही क्या कहते हैं, अरि प्रतिरूप कहते हैं। अरि प्रतिरूप की नदियाँ कहाँ पाई जाती हैं, तो जो है कह सकते हैं पारसनाथ में, पारसनाथ की पहाड़ियों पर पाई जाती हैं। और कहते हैं छोटे नाग पारसनाथ की पहाड़ियाँ हो गई, छोटा नागपुर हो गया, छोटा नागपुर की पहाड़ियों में, छोटा नागपुर की पहाड़ी में पाई जाती है, पारसनाथ की पहाड़ी में पाई जाती है। और कह सकते हैं इसे कहाँ पाई जाती है, तो अमरनाथ की अमरकंटक की पहाड़ियों में पाई जाती हैं। कह सकते हैं यहाँ आर्य प्रतिरूप की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं दोस्तों आगे बात आती है कि भारत में जो अपवाह तंत्र है। अब देखते हैं, इसके बाद देखते हैं भारत में अपवाह तंत्र। दोस्तों देखते हैं भारत में अपवाह तंत्र जो कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो देखेंगे आप भारत में अपवाह तंत्र कह सकते हैं। जो भारत का अपवाह तंत्र है ये मूलतः कितने भागों में पाए जाते हैं, इन्हें 3 भागों में बांटते हैं। जो भारत का अपवाह तंत्र होता है कितने भागों में बांटते हैं दोस्तों, तो 3 भागों में। पहले कह सकते हैं समुद्र में जल विसर्जन के आधार पे, तो कह सकते हैं जल विसर्जन के आधार पर, ठीक है दोस्तों। दूसरी बात आती है किसके आधार पे, तो कह सकते हैं जो नदी होती है ना, तो नदी द्रोणी के क्षेत्र के आधार पे, नदी द्रोणी के क्षेत्र आधार पर। और जो तीसरा होता है दोस्तों, एक किसके आधार पर होता है, तो उद्गम स्थल के आधार पे, उद्गम स्थल के आधार पर। देखिए तो यहाँ नदियों को हम जो है भारत का पूरा अपवाह तंत्र 3 भागों में बांटते हैं। पहला होता है जल विसर्जन के आधार पे, नदी द्रोणी क्षेत्र के आधार पे और जल उद्गम के आधार पर। अब कहते हैं कि जल विसर्जन के आधार पर नदियाँ कितने प्रकार की होती हैं, तो 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं, तो 2। पहला होता है कौन सा, तो अरब सागर की नदियाँ, अरब सागर। और दूसरा होता है कौन, तो बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। ठीक है दोस्तों, भारत की संपूर्ण नदियों में 77% जल जो है, 77% जल कहाँ जाता है, बंगाल की खाड़ी में जाता है। और 23% जल कहाँ जाता है, तो अरब सागर में जाता है। अब जैसे जाता है अरब सागर में कौन कौन नदी जाती है, तो सिंधु, हिमालय की नदियों में सिर्फ सिंधु जाती है। सिंधु नदी अरब सागर में कौन कौन नदी जाती है, तो सिंधु, नर्मदा, ताप्ती। सिंधु, नर्मदा, तापी नदी है, तापी, महानदी, तापी हुई, फिर महानदी हुई, सॉरी माही होगा, माही जो नदी होती है, महानदी माही नदी होगी, फिर पेरियार हुई। ये नदियाँ कहाँ जाती हैं, तो अरब सागर में जाके गिरने वाली नदियाँ हैं। अब देखिए
जो बंगाल की खाड़ी में जाती हैं, तो हम जानते हैं 77% जो नदियां हैं बंगाल के खाड़ी में जाके गिरती हैं। तो कौन कौन सी नदी हैं? गंगा की बात करें, ब्रह्मपुत्र होती है, गंगा, ब्रह्मपुत्र। इनके अलावा बात करें, गंगा हुई, ब्रह्मपुत्र हुई, जो महानदी होती है दोस्तों, महानदी भी कहाँ जाके गिरती है? तो ये भी बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। कृष्णा नदी हुई, कृष्णा। कृष्णा के बाद बात करें तो गोदावरी नदी भी जो होती है दोस्तों, तो गोदावरी भी कहाँ जाके गिरती, सॉरी, कृष्णा नदी तथा कुछ मान के कह सकते हैं आदि नदी जो होती हैं यहाँ जाके कहाँ गिरती हैं? तो ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती हैं। अब देखते हैं नदी के द्रोणी के आधार पे जो नदियों को बांटते हैं वो कितने भाग होते हैं? तो ये भी 3 भागों में क्या करते हैं? बांटते हैं। नदी द्रोणी के आधार पे नदियों को 3 भागों में बांटते हैं। ये पहला होता है कौन सा? तो कह सकते हैं जो पहला होता है इसमें प्रमुख द्रोणी कहते हैं, प्रमुख द्रोणी। दूसरा होता है इसे क्या कहते हैं? तो मध्य द्रोणी, मध्य द्रोणी। और जो तीसरा होता है इसे क्या कहते हैं? तो ये लघु द्रोणी होती है दोस्तों। किसी तो द्रोणी के आधार पे, द्रोणी के क्षेत्र के आधार पर नदियों को 3 भागों में बांटते हैं, प्रमुख द्रोणी, मध्य द्रोणी और लघु द्रोणी। प्रमुख द्रोणी की बात करें दोस्तों, तो वे नदी जिसकी कह सकते हैं वे नदी जिसकी द्रोणी का जिनका अपवाह क्षेत्र, तो जिनका अपवाह क्षेत्र कितना हो? तो अपवाह क्षेत्र कितना हो दोस्तों? तो 20,000 वर्ग किलोमीटर हो। वे नदी इनके अपवाह क्षेत्र कितना हो? 20,000 वर्ग किलोमीटर हो। वो किसके अंतर्गत आती हैं? तो प्रमुख द्रोणी के अंतर्गत आती हैं। और प्रमुख द्रोणी के अंतर्गत दोस्तों कितनी द्रोणी आती हैं? तो कह सकते हैं 14 नदी द्रोणी किसके अंतर्गत आती हैं? प्रमुख द्रोणी के अंतर्गत आती हैं। अब बात आती है दोस्तों मध्य द्रोणी किसे कहते हैं? तो जिनका अपवाह तंत्र कितना हो, जिनका अपवाह, दोस्तों इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं, जिनका अपवाह, जिनका अपवाह कितना हो दोस्तों? तो 2000 से लेकर कितना? तो 20,000 वर्ग किलोमीटर के मध्य हो, मतलब इनके बीच हो। वो किसके अंतर्गत आती हैं? तो मध्य द्रोणी के अंतर्गत आती हैं। दोस्तों इसमें बात करें कितनी द्रोणियाँ पाई जाती हैं, तो इसमें 44 द्रोणियाँ क्या होती हैं? पाई जाती हैं। इसमें कुल 44 द्रोणी होती हैं, इसमें कुल 14 द्रोणी होती हैं। अगला था दोस्तों कि लघु द्रोणी की बात करें, तो लघु द्रोणी में कौन सी नदी आती हैं? तो इनके अंतर्गत जिनका अपवाह तंत्र कितना है दोस्तों? जिनका अपवाह तंत्र, जिनका अपवाह तंत्र दोस्तों बात करें कितना? तो 2000 की वर्ग किलोमीटर से कम हो, वे आती हैं। अब बात करें इन नदियों के द्रोणी के, इन नदियों में द्रोणी बहुत कम पाई जाती हैं। ये नदियाँ जो होती हैं कैसी पाई जाती हैं? तो बरसाती पाई जाती हैं, मतलब मौसमी नदियाँ होती हैं। अब बात करते हैं उद्गम स्थल के आधार पर, उद्गम स्थल के आधार पर जो नदियाँ होती हैं कितने प्रकार की होती हैं? तो 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन नदी होती है दोस्तों? तो एक होती है हिमालय की नदी, हिमालय की, और दूसरी होती है प्रायद्वीपीय क्षेत्रों की। दोस्तों से लिखना चालू करते हैं। जो हिमालय की नदी होती है इनका विशेषता क्या होता है? तो इनमें जो जल होता है 12 महीने बहता है। क्या बता है दोस्तों? 12 महीना बहता है। और ये नदियाँ कब? ये नदियाँ होती तो मौसमी होती हैं दोस्तों। हिमालय की नदियों का जल 12 महीना बहता है और प्रायद्वीपीय नदियों का जल मौसमी होती है। हिमालय की अधिकतर नदी, सिर्फ सिंधु को छोड़ दिया जाए तो मैदानी क्षेत्र, हिमालय की अधिकतर नदी मैदानी क्षेत्रों में बहती है। और ये नदी कहाँ बहती है? तो ये पठारी भागों में बहती हैं। और हिमालय की नदी की बात करें तो सिंधु को छोड़ अधिकतर नदी कहाँ जाती हैं? तो कह सकते हैं दोनों अधिकतर नदियाँ बंगाल की खाड़ी में ही जाके गिरती हैं। दोस्तों अगले वीडियो हम
उत्तर भारत जो प्रमुख नदियाँ होती हैं, सिंधु नदी का तंत्र हुआ, गंगा नदी का तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी का तंत्र को हम कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमें हर एक वीडियो का अपलोड अप टू डेट आप लोगों को मिलता रहे।